जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टडी कॉन्सेप्ट में। इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज चालू हो रही है और इसमें हम वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं विद ऑल फैक्ट्स के साथ में। और भारत की राज्य व्यवस्था पर ये जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज है लगातार चलेगी। तो एक के बाद में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे या साथ ही साथ में पूछे जाते हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस जो कि यहाँ पर आपके सामने आएंगे, उन सारे क्वेश्चंस के कंप्लीट फैक्ट्स के साथ में ये सीरीज मैं लेकर आ रहा हूँ। तो इसमें सारे क्वेश्चंस एक के बाद में एक जो चलेंगे, आप बिल्कुल अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे जिससे कि आपका रिवीजन होगा। और यकीन मानिए आपके वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मैं कवर करने वाला हूँ जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। साथ ही साथ में आप अगर मेरी क्लास को पसंद करते हैं तो उसको आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इंडियन पॉलिटी की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्टडी कॉन्सेप्ट के ऐप में जाकर आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इंडियन पॉलिटी का जीएस लेक्चर्स कोर्स अवेलेबल है जो कि कोर्स प्राइस है 99 रुपीज़, लेकिन अभी आपको 49 रुपीज़ पर मंथ में ये मिल रहा है। 50% के यहाँ पर ऑफर प्राइस चल रहा है। तो अभी आप स्टडी कॉन्सेप्ट का जो ऐप है उसको आप डाउनलोड करें और स्टार्ट कर दीजिए अपना लर्निंग, अपना जो स्टडी है इंडियन पॉलिटी की। तो आप डाउनलोड करके इसको प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। तो वहाँ से भी आप क्लिक करके सीधे ऐप को आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें कि पूछा है कि भारत सरकार एक संसदीय स्वरूप है जो कि संवैधानिक रूप से आहिर्त एक विशेषता है। क्वेश्चन आपके सामने है जो कि किससे ली गई है ये विशेषता है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है, या फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से, या फिर दक्षिण अफ्रीका से। तो कहाँ से ये जो विशेषता है जिसमें कि संसदीय स्वरूप पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है वो कहाँ से लिया गया है, ये क्वेश्चन यहाँ पर बना है। तो बताइए इसका आंसर क्या है? तो देखिए इसका जो आंसर है, अगर आप बी पर जा रहे हैं तो बी इज द करेक्ट आंसर। ये जो व्यवस्था है जो कि संसदीय व्यवस्था है ये ब्रिटेन से ली गई है। यानी कि भारतीय संविधान में अगर देखा जाए तो जब ये संविधान बन रहा था तो इस संविधान के जितने भी जो भाग हैं और आर्टिकल है उसमें जो भी समावेश है वो अनेक देशों का, यानी कि विभिन्न देशों से अलग अलग तरीके के प्रावधान जो कि यहाँ पर जोड़े गए, जिसमें कि ब्रिटेन से जो है संसदीय व्यवस्था जो कि एकल नागरिक संसदीय व्यवस्था जोड़ी गई। संसदीय व्यवस्था के साथ में ब्रिटेन में जो एकल नागरिकता चलती है उसको लिया गया। और साथ ही साथ में विधि का शासन जो है वो ब्रिटेन से यहाँ पर लिया गया। और साथ ही साथ में जो यहाँ पर कैबिनेट का जो सिस्टम है, यानी कि मंत्रिमंडल की जो यहाँ पर प्रणाली है उस प्रणाली को भी ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगर हम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से यहाँ पर जो लिया गया है वो लिया गया है इसमें प्रियम्बल, यानी कि प्रस्तावना में जो लिखा गया है वो प्रस्तावना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। साथ ही साथ में फंडामेंटल राइट्स यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार को भी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएस के संविधान से लिया गया। और साथ में न्यायिक पूर्व अवलोकन की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को भी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया। और स्वतंत्र न्यायपालिका और निर्वाचन राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो भी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। और क्या लिया गया है? और लिया गया है महाभियोग और साथ में उपराष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति का भी निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन, और साथ में उसमें जो महाभियोग का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस भी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया में जो कि प्रस्तावना है भारत के संविधान की, उस प्रस्तावना में जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, उस भाषा का जो उपयोग किया गया है वो भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया की कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। साथ ही साथ में सदन के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है, जो मीटिंग कंडक्ट की जाती है, उस मीटिंग को भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और साथ में समवर्ती सूची, केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध का जो प्रावधान है उस प्रावधान को भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ये रहा अगला क्वेश्चन। लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग ना हो उसकी पहली बैठक एक नियत तारीख से कब तक होती है, यानी कि कितने वर्ष तक ये होती है, ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो इसका आंसर कौन सा है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 3 वर्ष। आप ऑप्शन का आंसर कमेंट में भी दे सकते हैं। देखिए इसका जो आंसर है वो है
5 वर्ष। तो यहाँ पे 5 वर्ष बिल्कुल सही आंसर है। अगर बात की जाए तो लोकसभा के बारे में अगर जानकारी दिया है जिसको कि लोअर हाउस बोला जाता है, लोअर हाउस बोला जाता है, लोअर हाउस का जो टेन्योर होता है वो 5 वर्ष का होता है। और इसके बारे में प्रोविजन जो दिया गया है वो आर्टिकल 81 में, आर्टिकल 81 में इसका प्रोविजन दिया गया है, जिसमें कि लिखा गया है कि लोकसभा का जो निचला लोकसभा है वो एक निचला सदन होगा, यानी कि लोअर हाउस होगा, या फिर इसको फर्स्ट हाउस बोलते हैं, प्रथम हाउस भी बोलते हैं, फर्स्ट हाउस, जैसे कि हाउस ऑफ पीपल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हाउस ऑफ पीपल्स भी कहते हैं। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं लोअर हाउस के, वो मेंबर्स सीधे के सीधे डायरेक्ट इलेक्शन है, यानी कि निर्वाचित सदस्य ही इसमें आते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा ही लोकसभा में, जो कि जनता के द्वारा चुने जाते हैं, वो इसमें आते हैं। साथ ही साथ में इसमें जो एज लिमिट होती है, अगर एज की बात की जाए तो एज लिमिट की यहाँ पे सीमा जो है वो है कितनी? 25 वर्ष, यानी कि यहाँ पर 25 वर्ष की आयु सीमा न्यूनतम इसमें दी गई, यानी कि मिनिमम एज क्वालिफिकेशन, जो एज एलिजिबिलिटी है वो 25 वर्ष है। अगर हम बात करें लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, तो कार्यकाल मैंने आपको बता दिया 5 वर्ष का यहाँ पर कार्यकाल होता है मैक्सिमम। यहाँ पर कैबिनेट की व्यवस्था होती है, मंत्री परिषद की व्यवस्था होती है, जो कि सामूहिक रूप से, यानी कि ज्वाइंटली बात की जाए तो यहाँ पर कॉमनली लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है, यानी कि जो लोकसभा लोअर हाउस है उसके लिए उत्तरदायी होती है क्या? मंत्री परिषद। ठीक है। लोकसभा के सदस्यों की बात की जाए तो यहाँ पर लोकसभा में अधिकतम जो सीट्स हैं वो आज के समय में कितनी हैं? 550। ठीक है ना, 550 सीटें यहाँ पर हो सकती हैं, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर 545 सीटों में इलेक्शन होता है। 545 सीटों में यहाँ पर इलेक्शन अभी होता है, तो कि वर्तमान में यहाँ पर देखी गई, जिसमें कि 2 सीटें अभी हाल फिलहाल में कम है, तो यानी कि टोटल जो सीट है यहाँ पर वो 543 सीटों पर ही यहाँ पर जो संख्या है वो सेट की गई है। ठीक है, या कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन जो कि सामने आपके यहाँ पर दिख रहा है, जिसमें कि पूछा गया है निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं है, यानी कि दोनों की जो शक्तियां हैं वो इक्वल नहीं है, समान नहीं है। कौन सा आंसर है इसमें? इसमें ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने की शक्ति, या फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की शक्ति, धन विधेयक पारित करने की शक्ति, या फिर संवैधानिक संशोधन की शक्ति। तो इसमें से कौन सी शक्ति है जो कि दोनों में एक साथ एक समान नहीं है, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है, अगर आप सी पर जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, धन विधेयक पारित करने की जो मनी बिल है, मनी बिल के पारित करने की जो शक्ति है वो लोकसभा और राज्यसभा में यहाँ पर जो पावर दी गई है वो एक समान नहीं दी गई है। अगर हम बात करें धन विधेयक के बारे में तो संविधान का जो आर्टिकल है, आर्टिकल कौन सा है यहाँ पर? संविधान का आर्टिकल 110, आर्टिकल 110 में धन विधेयक के बारे में जानकारी मिलती है। धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर, यहाँ पर अगर धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से ही केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। याद रखिएगा, इसमें राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन लगती है, लेकिन इसमें जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा स्पीकर होता है। रिकमेंडेशन किसकी होती है? रिकमेंडेशन राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन से ही ये प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसके बारे में जानकारी यहाँ पर आर्टिकल 117 में, 117 के आर्टिकल में इसके बारे में जानकारी मिलती है। धन विधेयक का जो निर्धारण है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूं। लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो इसका अध्यक्ष होता है मनी बिल का, लेकिन रिकमेंडेशन जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन आ गया, चुनाव आयोग खाली स्थान राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है। बताइए किसके लिए खाली स्थान में? डिप्टी स्पीकर, संसद, स्पीकर या फिर प्रधानमंत्री। कौन सा आंसर सही होगा? यानी कि खालिस्तान का जो एरिया है, इस एरिया में यहाँ पर क्या आएगा? तो कौन सा आंसर इसका सही होगा? देखिए इसका जो आंसर है, चुनाव आयोग संसद, संसद इज द करेक्ट आंसर। संसद, राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, यानी कि चुनाव आयोग की जो जिम्मेदारी होती है वो पार्लियामेंट की भी होती है, राज्य विधानमंडल यानी कि स्टेट की भी होती है, यानी कि केंद्र। यहाँ पे बात की जाए तो चुनाव आयोग किस किस के इलेक्शन कराता है? सबसे पहले तो सेंट्रल के, यानी कि केंद्र के चुनाव यहाँ पे माना जाए,
केंद्र के चुनाव के बाद में राज्य के चुनाव यहाँ पर यानी कि स्टेट के चुनाव भी चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन कंप्लीट कराता है, और साथ ही साथ में यहाँ पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव जो होते हैं वो इलेक्शन कमीशन करवाता है। अगर हम इसके बारे में बात करें कि भारतीय संविधान में इलेक्शन कमीशन के बारे में जो प्रोविजन दिए गए हैं वो किस में दिए गए हैं, तो इलेक्शन कमीशन के बारे में प्रोविजन जो है वो पार्ट 15 में आते हैं, पार्ट 15 में आते हैं। और इसमें जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक, जिसमें कि चुनाव आयोग से संबंध जितने भी प्रोसीजर हैं, जो प्रावधान है, वो प्रावधान इसमें दिए गए हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये याद रखिएगा, पार्ट 15 में चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन के बारे में पूरी जानकारी मिलती है, जो कि आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक मिलती है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये रहा, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर लोकसभा के आप मेंबर बनना चाहते हैं तो न्यूनतम आयु यहां पर कितनी दी गई है? ऑप्शन दिए हैं 23 वर्ष, 18 वर्ष, 22 वर्ष या फिर 25 वर्ष। कौन सा आंसर? देखिए पिछले क्वेश्चन में मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है, तो आप इसके बारे में जानकारी बिल्कुल दे सकते हैं। तो इसका आंसर फटाफट मिल जाएगा आपको। तो इसका जो आंसर है वो 25 वर्ष। मैंने पिछले क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में आपको पूरी जानकारी दी थी कि 25 वर्ष की जो आयु है वो यहाँ पर मिनिमम एज क्राइटेरिया रखा गया है अगर आप लोकसभा के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, लोकसभा के मेंबर बनना चाहते हैं। और इसके बारे में प्रोविजन मैंने आपको बताया था कि लोकसभा के बारे में, जिसको कि यहाँ पर लोअर हाउस बोला जाता है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया है। लोअर हाउस जो बोला जाता है, इस लोअर हाउस के बारे में जो आर्टिकल है वो आर्टिकल कौन सा है? 81। आर्टिकल 81 में इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है, जिसमें कि लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 6। संसद खाली स्थान से मिलकर बनती है। संसद किस किस से मिलकर बनती है, ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है, फर्स्ट राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, यानी कि ये 3 दिए हैं और यहाँ पे ऑप्शन में चुनना है कि पहला, दूसरा और तीसरा, या फिर पहला दूसरा दोनों, या फिर केवल एक, या फिर दूसरा और तीसरा ये दोनों मिलाकर बनती है। तो इसका आंसर कौन सा होगा ये आप बता सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, अभी प्रिलिमिनरी बेसिस पे बहुत इजी आएंगे, धीमे धीमे करके आपको यहाँ पर जो लेवल है वो थोड़ा सा और भी अच्छा मिलने वाला है। बताइए इसका आंसर क्या है? देखिए इसका जो आंसर है, अगर आप तीनों पर जा रहे हैं तो तीनों बिल्कुल सही है, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। यानी कि संसद जो है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों से मिलकर बना है। यानी कि भारतीय संविधान का अगर बात की जाए तो आर्टिकल, अगर संविधान की बात की जाए तो संविधान के कौन से आर्टिकल में इसके बारे में प्रोविजन दिया गया है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 79, आर्टिकल 79 में इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है, जिसके अनुसार संसद, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, याद रखिएगा यहां पर संसद, सबसे पहली बात यहां पर संसद के बाद राष्ट्रपति के बाद में यहां पर संसद की बात की जाए तो संसद में कौन कौन से आते हैं? संसद में आती है राज्यसभा भी आती है और लोकसभा भी आती है, ठीक है ना। संसद और राष्ट्रपति, और संसद में आती है यहां पर लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों को मिलकर, यानी कि ये 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों को मिलकर यहां पर कंप्लीट संसद बनती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की संसद की संयुक्त सत्र के बारे में सही नहीं है? यानी कि ज्वाइंट जो यहां पर सत्र बुलाया जाता है, उस सत्र के लिए कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है? 4 स्टेटमेंट यहां पर दिए हुए हैं आपके सामने, और इसमें से एक जो सही नहीं है वो यहां पर बताना है। ए ऑप्शन में दिया हुआ है, अब तक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 3 मौकों पर हो चुकी है, ये ए ऑप्शन है। बी, राज्यसभा के सभापति, उपराष्ट्रपति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं, बी ऑप्शन दिया हुआ है। सी में दिया है, राष्ट्रपति संयुक्त सत्र के लिए दोनों सदनों की बैठक बुला सकता है, और डी में दिया है, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त सत्र का आयोजन किया जाता है। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि
सही नहीं है, यानी कि इसमें से गलत ऑप्शन आपको यहां पर बताना है। तो बताइए विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो देखिए इसमें अगर बात की जाए तो अब तक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक तीनों मौकों पर हो चुकी है, तो ये बिल्कुल सही है। तीनों मौकों पर ये बैठक हो चुकी है, यानी कि ये सही है। राज्यसभा का सभापति, यानी कि सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति इसमें सभापति होता है, जो कि संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। नहीं, गलत है, यही इसका आंसर है जो कि गलत है। बाकी के तीनों ऑप्शन इसके सही है, क्योंकि उपराष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता नहीं करता है, ठीक है ना। तो अगर इसके बारे में हम बात करें तो यहां पर संसद का जो संयुक्त सत्र है, ठीक है ना, उसके बारे में आर्टिकल जो दिया है वो आर्टिकल कौन सा है, वो आर्टिकल भी आपको पता होना चाहिए। मैं हर क्वेश्चन का आर्टिकल आपको बताऊंगा। आर्टिकल 108, आर्टिकल 108 में संसद की दोनों सत्रों यानी कि संयुक्त बैठक, संयुक्त सत्र के बारे में जो बैठक का प्रोविजन दिया है वो आर्टिकल 108 में इसका प्रोविजन दिया गया है, जिसमें कि संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो है वो कौन करता है? वो करता है कौन? वो करता है स्पीकर। कौन करता है? स्पीकर करता है। स्पीकर, ठीक है, स्पीकर जो है वो इसकी अध्यक्षता करता है, ना कि उपराष्ट्रपति, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति नहीं करता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है, वो इसकी अध्यक्षता करता है, जो कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, ठीक है ना। अब तक जिसमें कि पहला ऑप्शन दिया हुआ है, अब तक तीन मौकों पर इसकी जो बैठक है वो बुला चुके हैं। तो वो तीन बैठक कौन कौन सी थी ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहली बैठक जो हुई थी वो हुई थी दहेज निषेधक, यानी कि दहेज को निषेध करने का एक विधेयक आया था, ठीक है ना, वो भी आपको याद होना चाहिए। दहेज निषेध बिल, ये जो बिल आया था, ये बिल आया था 1961 में, 1961 में आया था, तब इसकी बैठक बुलाई गई थी। दूसरा जो बैठक हुई थी, दूसरी जो ज्वाइंट मीटिंग की गई थी, वो की गई थी बैंकिंग सेवा आयोग अधिनियम, ठीक है, याद रखिए ना। बैंकिंग सर्विस के लिए यहां पर एक आयोग गठित किया गया था, उसके लिए बैठक की गई थी, और ये 1978 में हुई थी। तीसरा जो हुआ था वो यहां पर लिख रहा हूं मैं, तीसरी बैठक जो हुई थी वो हुई थी आतंकवाद निवारण अधिनियम। क्या? आतंकवाद निवारण, निवारण जो अधिनियम आया था, उस अधिनियम के लिए ये बैठक की गई थी, और ये हुई थी 2002 में, 2002 में ये बैठक की गई थी। इस तरीके से ये तीन बैठक यहां पर बुलाई जा चुकी है। इन तीनों को आपको याद रखना है, इन तीनों के बिल पास करने के लिए ज्वाइंट बैठक यहां पर हुई थी। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, ये रहा अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद हैं? टोटल आर्टिकल के बारे में क्वेश्चन बना है, जिसमें कि टोटल आर्टिकल कितने हैं ये पूछा गया है। अगर मूल संविधान बोले तो जब ये संविधान बनकर तैयार हुआ था, पारित हुआ, उसके बाद में लागू किया गया, तो लागू करते समय में इस संविधान में टोटल कितने मूल लेख में, यानी कि जो मूल जो लिखा हुआ संविधान है उसमें टोटल कितने आर्टिकल हैं ये पूछा गया है। क्वेश्चन है 395, 440, 386 या फिर 376। तो कौन सा आंसर सही होगा? तो देखिए इसका जो आंसर है वो ए इज द करेक्ट आंसर। टोटल आर्टिकल जब पूरा का पूरा संविधान लिखा गया था तो उसमें उस समय टोटल 395 आर्टिकल थे, और अगर बात करें तो उस समय टोटल पार्ट कितने थे? जब संविधान लिखकर आया था तो इस समय 22 पार्ट थे, लेकिन अभी इसमें जो पार्ट हैं वो टोटल 25 पार्ट हो गए, यानी कि इसमें कुछ 3 पार्ट और इसमें जोड़ दिए गए हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर टोटल आर्टिकल की, तो आर्टिकल जब संविधान लिखा गया था तब 395 थे, लेकिन अभी टोटल 448 आर्टिकल हो चुके हैं, यानी कि डिफरेंस जो है वो आप निकाल सकते हैं। इतने आर्टिकल यहाँ पर अमेंडमेंट के दौरान यहाँ पर जुड़ चुके हैं। अगर अमेंडमेंट की बात करें तो अमेंडमेंट, अच्छा एक पॉइंट और याद रखिएगा, इसमें जब संविधान बना था उस समय यहाँ पर शेड्यूल्ड, यानी कि जितनी भी अनुसूचियां इसको बोलते हैं, ठीक है ना, अनुसूचियां, उस समय अनुसूचियां जो शेड्यूल थी, वो जो शेड्यूल उस समय कितनी थी? 8 थी। कितनी थी? 8 थी। लेकिन
अभी कितनी है टोटल, अभी है टोटल 12, यानी कि 4 यहां पर 4 नई अनुसूचियां भी जोड़ी जा चुकी हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना। और ये भी बताना चाहता हूं कि यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का प्रोसीजर है वो कौन से आर्टिकल में आता है, वो आर्टिकल आता है 368 का जो आर्टिकल है, इसमें संविधान संशोधन के द्वारा ये सारे के सारे जो पार्ट हैं वो इसमें बढ़ाए गए, आर्टिकल बढ़े और साथ में अनुसूचियों को भी यहां पर बढ़ाया गया। तो संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है, आर्टिकल 368। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? क्वेश्चन नंबर 9 है, आर्टिकल दिया हुआ है आर्टिकल 2, आर्टिकल 1, आर्टिकल 11 या फिर आर्टिकल 10। किस आर्टिकल में इसके बारे में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? बताइए कौन सा आंसर है। देखिए इसका जो आंसर है वो सबसे पहला आर्टिकल जो बनाया गया था, फर्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल फर्स्ट में इसके बारे में जानकारी है। और ये आर्टिकल फर्स्ट जो है ये पार्ट 1 का हिस्सा है। टोटल पार्ट कितने हैं, अभी 25 पार्ट हैं, और उस समय जब लिखे गए थे, जब टोटल पार्ट कितने थे, जब संविधान कंप्लीट हुआ था तब 22 पार्ट थे। तो ये संविधान के पार्ट 1 का हिस्सा है और पार्ट 1 में इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है ना, संघ और उसके राज्य के वर्णित क्षेत्रों के बारे में। ठीक है, अगर हम अनुच्छेद में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का नाम है, यानी कि अर्थात इंडिया राज्य का संघ होगा, ये जानकारी यहां पर मिलती है। किसमें, आर्टिकल फर्स्ट में मिलती है। अगर आर्टिकल 2 की बात करें तो आर्टिकल 2 में जो दिया गया है वो नए राज्यों की प्रवेश और स्थापना की जानकारी मिलती है आर्टिकल 2 में। ठीक है, तो ये दो हैं, दो जो पार्ट हैं ये आर्टिकल फर्स्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन कौन से हैं? समानता, ठीक है, इक्वलिटी के जो अनुच्छेद हैं वो कौन संबंधी अनुच्छेद के बारे में पूछा है, कौन सा अनुच्छेद इसमें इक्वलिटी के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 3, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 5 या फिर 2? कौन सा आर्टिकल है जो कि समानता के संबंधी समानता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो देखिए इसका जो आंसर है बिल्कुल नोट कीजिएगा, आर्टिकल 5। आर्टिकल जो 5 है उसमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको ये सारे 10 क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चंस को, ये क्वेश्चंस 10 मैंने कंप्लीट कर लिए। और लास्ट में फिर बताना चाहूंगा, अगर आप इंडियन पॉलिटी की कंप्लीट जीएस लेक्चर लेना चाहते हैं तो स्टडी कॉन्सेप्ट के ऐप पर जाकर कंप्लीट जीएस लेक्चर विद पीडीएफ नोट्स यहाँ पर मिल रहे हैं, जो कि मात्र 49 रुपीज़ पर मंथ में यहाँ पर मिल रहे हैं। तो आप एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करके कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं इंडियन पॉलिटी के जीएस लेक्चर्स की। तो रेडी कंप्लीट जीएस लेक्चर यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। और इसका अगर लिंक आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई दिस क्लास। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।